एवरीवन, वेलकम बैक ऑन CUET मार्क। आई एम सुरभि गुप्ता एंड हम लोग इस चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर CUET 2026 स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। एंड ऑल्सो एक्चुअली स्टार्ट कर ही चुके हैं, कर क्या रहे हैं, एंड हमने यूनिट 1 कवर कर ली है। सो अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए एंड वो प्लेलिस्ट मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है 2026 ईयर की। सो आप जाके वो एक्सेस करिए। यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव ऑलरेडी डन। एंड ऑल्सो आज का वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी स्पेशल एंड इट्स एक्चुअली ऑन डिमांड ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। जो मुझे लगा बाद में कि मुझे कोर्स स्टार्ट करने से पहले लानी चाहिए थी ये वीडियो, बट ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। सो आज हम सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। आज एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जिन्हें मैं एड्रेस करूंगी कि लास्ट मिनट सिलेबस चेंज हो गया तो कैसे कोप अप करेंगे, क्या सिलेबस एक्चुअली आने वाला है, हमें कहाँ से पढ़ना है, कुछ चीजें CUET तो आउट ऑफ सिलेबस दे देता है, क्या ये सच है। तो ऐसे कितने सारे सवाल हैं आप लोगों के, कितनी कंफ्यूजन है सिलेबस को लेके, विच इज व्हाई आई थॉट आई शुड मेक दिस डेडिकेटेड वीडियो एंड दिस ब्रिंग्स मी हेयर। सो डू वॉच दिस टिल द एंड बिकॉज this is actually going to be very, very, very important for all of you. So as you can see on your screen, I'll start this video with sharing a notice कि अगर सिलेबस चेंज होगा भी so काफी लेट होगा। So इस ईयर ऐसे चेंज हुआ था। So now I'll start with बेसिक्स ऑफ CUET। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि CUET का एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा है, CUET है क्या। NTA इज अ टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कंडक्ट करती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट। वी आर कंसर्न्ड अबाउट CUET UG and CUET UG में भी whenever you have to start preparation and you will find official website on NTA's website, तो जो आपको लेटेस्ट सिलेबस दिखेगा वो लेटेस्ट सिलेबस है 2025 का। So if you started preparing for year 2026, obviously आपको जो भी latest available है information उसी से शुरू करना पड़ेगा। There is nothing else on the website but this one. Okay, year 2000. Okay, what is CUET exactly? So पहले आपको पता होगा आपके बोर्ड्स के मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाता था DU में या किसी भी कॉलेज एंड कोर्स में, तो आप बस बोर्ड्स में मेहनत करो एंड सॉर्टेड हो आप। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। ईयर 2022 में इंट्रोड्यूस करा गया CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जहां पे अब सबको सेम लेवल पे एट पार आके जज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कई सारे स्टेट बोर्ड्स होते थे, कई सारा CBSE बोर्ड होता है, ISC बोर्ड होता है, कितने सारे ऐसे बोर्ड्स होते हैं। कोई बोर्ड बहुत डिफिकल्ट होते हैं तो कोई बोर्ड कंपैरेटिवली इजी होते हैं। तो आप जिसके मार्क्स ज्यादा आ गए उसको आप एडमिशन दे देते हो, जबकि हो सकता है उसका बोर्ड इजी था। सो विच इज वाई सबको एक लेवल पे लाने के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए जहां पे सब लोग का जजमेंट सेम क्राइटेरिया पे हो, इसलिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखा गया। अब इस एंट्रेंस टेस्ट में आप किसी भी बोर्ड से हो फर्क नहीं पड़ता, आपको CUET के सिलेबस की तैयारी करनी है और पढ़ के देना है। तो सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाते हैं जहां सब इक्वल होते हैं, और उसके बाद जिसके जितने मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे एडमिशन होती है। उसके बाद मैटर नहीं करता आप कौन से स्कूल से हो, आप बहुत बड़े स्कूल से हो या नहीं हो, आप कौन से बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड है, ISC बोर्ड है, डजंट रियली मैटर। ओके, सो दिस इज व्हाट द बेसिक इज व्हाई CUET स्टार्टेड इन ईयर 2022। अब यहाँ पे बात करेंगे ईयर 2022, 2023, 2024 एंड दिस ईयर 2025। इसमें से सिर्फ एक ईयर है, ये वाला ईयर 2024, जब पेपर ऑफलाइन हुआ था, और इसीलिए सिर्फ 4 सेट थे पेपर के। एक ही दिन हो गया था, सबका पेपर हो गया था, काम खत्म, ऑफलाइन सेंटर में जाना था। इसलिए मैं इस ईयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि इस ईयर पेपर कंपैरेटिवली बाकी ईयर्स के मुकाबले इजी था। अब अगर मैं बात करूं पिछले 3 ईयर्स की, इको की अगर मैं बात करूं 2022, 23 एंड 24 में, इको में माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपके डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक आता था चैप्टर। तो यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का शेयर इफ यू वांट टू कंसिडर 20% था। देन बाकी का 40% शेयर था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एंड IED का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा आता था। जो चैप्टर्स आपके क्लास 12 से डिलीटेड थे, यानी पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आते थे। ठीक है, अब यहाँ पर 2025 बच्चे ने 24 में तैयारी जिसने शुरू की थी, उसने तो तैयारी IED की शुरू की थी, उसने मैक्रो भी करा था एंड उसने माइक्रो के 2 चैप्टर भी करे थे। लेकिन यहाँ पर होता है एक गेम जहां पर बेसिकली NTA को मजा आता है। तो 1 मार्च को जब बच्चों के एक्चुअली बोर्ड्स चल रहे थे, उस दौरान आई स्टिल रिमेम्बर कि उनका बोर्ड्स थे, वो ऑलरेडी बोर्ड्स को लेके स्ट्रेस्ड हैं, एंड NTA सडनली डिसाइडेड टू चेंज द सिलेबस एंड उन्होंने IED पूरी तरह हटा दिया
और उन्होंने माइक्रो पूरा पूरा इंक्लूड कर दिया. तो नाउ द करंट सिलेबस विच इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज एक्चुअली द वन दैट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन is introductory macroeconomics, that is 50%, and rest of the 50% introductory macro and micro. That's it, you know. So IED completely game से out हो चुका है. IED अब नहीं आता. बट अब आप लोगों का एक सवाल जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगी, बहुत क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मैम क्या सिलेबस चेंज हो सकता है. हाँ, क्यों नहीं हो सकता. देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज ऑलवेज 50-50 गोइंग ऑन. सो यू कांट एक्सपेक्ट कि नहीं होगा या हो जाएगा. ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन. ऑल्दो चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है सिलेबस चेंज की, दैट इज वेरी लेस. ओके, वेरी लेस चांसेस कि वापस आईईडी आ जाएगा. चेंजेस होंगे, ऑफ कोर्स चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन क्या इतना मैसिव चेंज दोबारा होगा वो कहना मुश्किल है. एंड हो सकता है आईईडी ना इंक्लूड हो, क्योंकि माइक्रो एंड मैक्रो आपको पता है टू मेजर ब्रांचेस हैं जो हर बोर्ड का बच्चा दे सकता है. तो दे आर ट्राइंग कि दे आर नॉट ओनली अकोमोडेटिंग सीबीएसई बोर्ड, या वो सीयूईटी का सिलेबस ऐसे नहीं बना रहे जो सिर्फ सीबीएसई को हेल्प करे. दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट इंक्लूड एवरी बोर्ड. Okay, be it a state board, ISC, international boards, they are trying कि सब लेवल प्लेइंग फील्ड पर आए, ना कि सारा बेनिफिट सिर्फ सीबीएसई को, क्योंकि सीबीएसई क्लास 12th में आईडी और 12th मैक्रो पढ़ रहा है. सो आप ऐसे ही दे दो सारा का सारा. आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ द लॉजिक्स. एंड सी, चेंजेस कैन हैपन एनी टाइम. हो सकता है स्टैट्स आ जाए. Who knows? That is, statistics is also a part of economics, right? अभी तक statistics ही नहीं है. हो सकता है कि वो ऐसा चेंज कर दें कि 25% वेटेज मैक्रो की हो जाए, 25 माइक्रो की हो जाए, 25 आईडी की हो जाए, 25% स्टैट्स की हो जाए, सब कुछ देने लग जाए. दिस विल हैपन इवेंचुअली. प्रोबेबिलिटी हर चीज की रहती है एवरीवन. सो यहाँ से मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही. मैं एक माइंडसेट आपका जनरेट कर रही हूँ जहाँ पे यू नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई चेंज होगा ही नहीं और जो आप पढ़ रहे हो वो ही आएगा. एनीथिंग कैन हैपन. तो उस पर मेरे को बच्चे सेकंड काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर मैम अभी तैयारी क्यों करें. आपकी मर्जी है. देखो क्लियर, मैं बोल ही नहीं रही मैं, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन बोलोगे, आप मेरी एडवाइस मांगोगे, सो आई विल से स्टार्ट नाउ. क्या नुकसान है अभी स्टार्ट करके, नुकसान क्या है? क्योंकि अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ और यही सिलेबस आया जो आ रहा है, so this year CUET's exam was the most difficult of all the years. Year 2022, year 2023, year 2024. I have been specialized in CUET since 2022. I have been working on CUET. I've been analyzing different every slot, every day exam since 4 years now. And I am telling you, you can take all the question papers and analyze. You can give it to anyone and ask. 2025 ka paper was the most difficult because of various reasons. It's not only the paper was difficult. In 3 years में आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने होते थे out of 50. So obviously अगर 50 में से 10 difficult भी हैं तो आप अपनी चॉइस के 40 क्वेश्चन करके फुल मार्क्स ला सकते थे. इस ईयर चेंज आया कि आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं. दैट मीन्स कितना डिफिकल्ट हो गया 250 में से 250 लाना. इस ईयर मैक्सिमम स्कोर 244 पॉइंट समथिंग था स्टूडेंट्स का, यानी जो टॉपर रहे हैं जिसका 100 परसेंटाइल है उसका मैक्सिमम स्कोर वाज 244. सो एज यू कैन यू कैन जस्ट मेक अ गेस कि उन्होंने एक क्वेश्चन हर किसी ने इस बार गलत किया ही किया है. सो इट इज नॉट दैट इजी. एंड पेपर इसलिए डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि एज यू ऑल विल अग्री, आईईडी पढ़ना, आई नो फैक्ट रिमेंबर करना मुश्किल होता है, बट आईईडी के एमसीक्यू सॉल्व करना एक बार को फिर भी पॉसिबल है. माइक्रो में इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट. इफ यू नो इट यू नो इट, इफ यू डोंट नो इट यू डोंट नो इट. यू कैन जस्ट आईडी में आप स्टिल एक बार को एमसीक्यू में एक आइडिया लगा सकते हो, ऑप्शन देख के एक एस्टिमेट लगा सकते हो. माइक्रो में यू कैन डू दैट. सो माइक्रो आते ही देयर वर सो मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. आज हम एक और टॉपिक एड्रेस करेंगे इस पूरी वीडियो में, विच इज गोइंग टू बी द एमसीक्यूज. की सीयूईटी है ही क्या, इट्स ऑल एमसीक्यूज, राइट? Don't worry, I'll tell you all. Okay, so now coming to CUET Economics ka syllabus, I just wanted to set a background. I think I have been, successful in doing that. So now let's study. सबसे पहले आपका introductory microeconomics है. So introductory microeconomics क्या कर रहा है? आपको बोल रहा है कि it is actually introducing a learner to economics as science. So of abstraction and reasoning, it introduces some basic concepts and tool to understand economic issues of individual of or firm and how decisions are taken in variety of markets. It also intends to provide exposure to the learner on how choices are made and how variety of statistical tools are used optimally. Please
यहाँ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स में दे आर ट्राइंग की स्टेटिस्टिकल टूल्स कैसे यूज होते हैं ऑप्टिमली। यहाँ से वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो माइक्रो में खाली थ्योरी पोर्शन नहीं पूछेंगे, दे विल ऑल्सो आस्क यू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, then coming to introduction, what is microeconomics, central problem of economy, production possibility curve, opportunity cost. This is chapter 1 introduction that we have already covered. ये हमारा part 1 cover हो गया है। There are total 10 units, 10 यूनिट्स है, माइक्रो में 5 यूनिट्स है, मैक्रो में 5 यूनिट्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 5 एंड 5। हम अभी माइक्रो की देख रहे हैं। सेकंड यूनिट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में वो सब कुछ इंक्लूड करते हैं चैप्टर्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। गाइस अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि क्योंकि 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी लिखा है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व नहीं लिखा, बजट लाइन नहीं लिखा, तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है, दोज आर नॉट आउट ऑफ सिलेबस, बिकॉज उन्होंने क्लियरली लिखा है यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है? अगर आपने पढ़ा है, यूटिलिटी अप्रोच इंक्लूड्स बोथ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो उन्होंने यही क्लियर कर दिया है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अगर बोला है तो एक्सक्लूसिवली तो नहीं बोला ना कार्डिनल या ऑर्डिनल, तो आपको दोनों करनी है। एंड अगर आप ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करोगे, सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी, कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। नेक्स्ट इज व्हाट यू हैव एज डिमांड। सो डिमांड में आपको क्या करना है? डिमांड में आपको करना है मार्केट डिमांड, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सो आपने मार्केट डिमांड करा, देन आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन तीनों मेथड से, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। सो दे हैव टोल्ड यू एवरीथिंग हियर। Okay, this is something that you have to take care of. Next is producer behavior and supply. So producer behavior and supply unit है. So इस unit में आपको पता है कि elasticity, demand and consumer behavior वाले chapters आ गए। Next आता है producer behavior and supply। इसमें आपको production function यानी return to factor and return to scale करना है। Supply करना है आपको market supply, determinants of supply, supply schedule, some movement along the supply curve, shift in supply curve, price elasticity, measurement of elasticity, मेजरमेंट में भी परसेंटेज मेथड आना चाहिए, ज्योमेट्रिक मेथड आना चाहिए, सारा उन्होंने क्लियरली लिखा है यहाँ पे। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एंड एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे ना उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट दिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्ग रन नहीं करना है, इसका मतलब लॉन्ग रन कॉस्ट नहीं करना, LRAC ये सब नहीं करना। और लेकिन आप ये देखो कि जब आप रिटर्न टू स्केल करते हो, अब बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि रिटर्न टू स्केल तो तुम लॉन्ग रन में करते हो ना, तो अगर लॉन्ग रन के लिए यहाँ रिटर्न टू स्केल कर रहे हो तो और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट लिखा है तो तुम्हें लॉन्ग रन कॉस्ट भी करनी है। LRAC LRMC क्वेश्चंस आते हैं। Okay, so it is not out of syllabus. All right. Then concept of revenue, total, average and marginal revenue, their relationship, producer equilibrium with the help of MC and MR approach. यहाँ पे उन्होंने exclusively नहीं लिखा है कि TRTC से अगर आप equilibrium पे आते हो, profit maximization के लिए होता है TRTC, लेकिन आपको करना है। Okay, producer equilibrium, MR, MC तो question देते ही देते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन आपको करना है, मोनोपोली, ओलिगोपोली या इम्परफेक्ट मार्केट्स नहीं करना। इम्परफेक्ट मार्केट जो होती है वो सिलेबस में नहीं है, तो आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन पता है तो आपको बाकी फॉर्म ऑफ मार्केट भी थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, बस उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो आपको प्राइस डिटर्मिनेशन पता होना चाहिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई क्या होता है, कि कहां से होता है, अगर डिमांड शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, सप्लाई शिफ्ट हुआ तो प्राइस कैसे शिफ्ट होगा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। लास्ट यूनिट रहती है थोड़ी सी डाइसी, क्योंकि लास्ट यूनिट से क्वेश्चन ना कहीं से भी आ जाता है। क्यों कहीं से भी आ जाता है? देखो क्या लिखा है, द टीचर्स कैन बी गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द इशू, यानी जो पेपर सेट कर रहे हैं वो टीचर्स कोई भी फ्लेक्सिबली इशू चूज कर लेंगे। यानी फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इश्यूज का मतलब है कि बेसिकली बच्चों यहाँ पे करंट अफेयर से आएगा। करंट अफेयर से अभी बता देती हूँ क्या आएगा, ऐसे डरो मत कि करंट अफेयर लर्न करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होने चाहिए की कॉन्सेप्ट, राशनिंग क्या होता है, फ्लोर, प्राइस फ्लोर पता होना चाहिए, प्राइस सीलिंग पता होना चाहिए जो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी पता होना चाहिए,
टीचर्स में ऑल्सो चूज ऑल्टरनेटिव एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे अगर वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि टीचर एग्जाम्पल चूज करेगा, बहुत सिंपल। अगर आपको राशनिंग पता है, फ्लोर पता है, सीलिंग पता है, फ्लोर और प्राइस सीलिंग पता है, तो प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी होता है, या इसके साथ देर आर वेरियस इलेक्ट्रिसिटी का बिलिंग का इशू होता है। सो जो भी करंट इश्यूज हैं, जो जो बेसिकली प्राइस फ्लोर और सीलिंग के एग्जांपल्स हो सकते हैं, बस वो देंगे। तो इसका मतलब है वो ये नहीं बोल रहे करंट अफेयर पता होना चाहिए आपका। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और अगर उस पर फिर आपको केस स्टडी आ गई, नॉर्मली इससे केस स्टडी आती है, केस स्टडी आ गई कोई करंट इशू पे और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, सो यू वुड बी एबल टू डू इट। दैट इज द ओनली थिंग दैट दे आर एक्सपेक्टिंग। Next, introductory macroeconomics. What happens in introductory macroeconomics? अब यूनिट 1 आपकी कवर हो गई है। यूनिट 1 में जो लास्ट यूनिट थी वो थोड़ी मजेदार होती है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होती, आपको पता नहीं होती क्या आ रहा है, बट हमें पता होता है क्या आ रहा है। सो जब मैं आपको ये कराऊंगी अपने कोर्स में, मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। यू नो डोंट हैव टू वरी अबाउट इकोनॉमिक्स एट ऑल। ओके, जस्ट डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग इज इन द सिलेबस, नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस दैट यू फील कि ओ ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये क्यों आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे इस बार चैलेंज करने चल दिए थे कि लॉन्ग रन दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व दे दिया, बजट लाइन दे दी, आउट ऑफ सिलेबस है, हम एनटीए को चैलेंज करेंगे। कर लो चैलेंज, सब कुछ सिलेबस में, ठीक है। सो नथिंग हैपेंड। ओके, नाउ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, द ओवरऑल वर्किंग ऑफ इकोनॉमी एंड सम ऑफ इट्स इकोनॉमिक theorization are introduced in the course. So अभी यहाँ पे थोड़ा थ्योरी का बात कर रहे हैं वो, अलग अलग इकोनॉमिक्स की थ्योरीज इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। द आइडिया ऑफ हाउ गवर्नमेंट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अ कंट्री थ्रू अकाउंटिंग ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, running financial institutions. So budgeting and accounting of economic interaction with other countries, the impact it will have on citizens is also briefly introduced. What happens in this one? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लेकिन यहाँ आता है कैच, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग। जब वो ये बोल रहे हैं, वो यहाँ पे पता है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग ये नहीं बोल रहे कि आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट होता है, बस इतना पता है, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है मैक्रो का, ठीक है, मैक्रो में भी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है अगर आप देखोगे, विच इज इंट्रो। इनका मतलब है कि आप इंट्रो पढ़कर आओ। इस बार इतने क्वेश्चन, हर स्लॉट में एक क्वेश्चन था, एडम स्मिथ की बुक पे, कीन्स की बुक पे, ईयर पे, एंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट था। आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। कीन्स की बुक दी हुई थी, एडम स्मिथ की बुक दी हुई थी, ऐसे 2-3 इवेंट्स दिए हुए थे, ग्रेट डिप्रेशन दिया हुआ था, ना आपको ईयर पता होने चाहिए, ना आपको उस हिसाब से अरेंज करने थे। सो दे आर वेरी स्मार्ट। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ये आनी चाहिए, ग्रॉस एंड नेट, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इस पे बहुत क्वेश्चन आया बैक टू बैक एनसीईआरटी से डायरेक्ट डायरेक्ट, तो ये आना चाहिए, ठीक है। मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड इनकम, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, propensity to save, average and marginal, meaning of involuntary employment, unemployment, full employment, determination of income and employment, two sector model, concept of investment multiplier and its working, बहुत important concepts हैं ये, problem of excess and deficient demand, picture based question आ जाता है, measures to correct excess demand, deficient demand, availability of credit, change in government spending. So ये सारी चीजें are, you will cover NCERT, you will cover everything there, nothing जो मुश्किल होगा। मनी एंड बैंकिंग एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक रहता है जो मैं बोलती हूँ कि सीयूईटी और जब आप पढ़ते हो आईएससी के लिए या सीबीएसई के लिए, मैं पढ़ाती हूँ इन दोनों के स्टूडेंट्स को, सो आई नो कि जब आप यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हैं, जो आप सीयूईटी के लिए मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हैं, उसमें काफी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही बहुत अलग है, ठीक है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज मनी एंड मतलब हर चैप्टर के लिए अलग है, बट जब आप मनी एंड बैंकिंग करोगे, जिस लैंग्वेज में एनसीईआरटी आपको शायद रेपो रेट की डेफिनेशन बता रहा है, वो आपने कभी पढ़ी ही नहीं है एक्स्ट्रा बुक में या अपनी रेफरेंस बुक में, ठीक है। सो मनी मीनिंग एवोल्यूशन फंक्शंस, देन सेंट्रल बैंक मीनिंग फंक्शंस, कमर्शियल बैंक मीनिंग फंक्शंस। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो कहीं से भी आ जाता है मनी एंड बैंकिंग में,
recent significant reforms and issues in Indian banking system, privatization and modernization. बेसिकली जहां पे भी वो ये बोल दें जो आपके बुक में नहीं है, इसका मतलब है वहां से केस स्टडी आएगी। रीसेंट इश्यूज कौन से थे? आपको डीमोनेटाइजेशन पे केस स्टडी आ जाएगी, आपके जीएसटी पे केस स्टडी आ जाएगी, प्राइवेटाइजेशन पे आ जाएगी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम पे आ जाएगी, डिजिटाइजेशन पे आ जाएगी बैंकिंग सिस्टम के। ठीक है, अलग अलग चीजों पे आ जाती है। सो ये सारी चीजें हम कर लेते हैं, डोंट वरी। बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, देन गवर्नमेंट बजट, इन पे वैसे अगर आप लोग काफी जल्दी आपको प्रिपेयर करने की, तो आप जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। मैंने सेपरेट लाइव लेक्चर्स लिए हुए हैं लाइव सेक्शन में इन टॉपिक्स पे। इन टॉपिक की वीडियोस में सारी चीजें कवर्ड है, एक्स्ट्रा चीजें भी कवर्ड है। ओके, नाउ गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट, मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। काफी टेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे स्कीम्स दे देते हैं, एक्सपेंडिचर दे देते हैं, काफी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल, प्लान एंड नॉन प्लान एंड डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। बैलेंस बजट, सरप्लस, डेफिसिट, मीनिंग, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन क्या होती है, इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आ जाता है। मेजर टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट, downsizing, again another thing that is important, that is something that you will not find in NCERT। ये वाला पॉइंट NCERT में नहीं है, ये वाला पॉइंट रीसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म NCERT में नहीं है। एंड सिमिलरली ऊपर जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट यूनिट का ही देखा था पूरा, आपको प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर की अंडरस्टैंडिंग NCERT में मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है, जो वो बोल रहे हैं कि टीचर कुछ भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, वो NCERT में नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि 95 से लेके 98% पेपर ही NCERT से होता है, बाकी के 5 to 3% अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप कर लोगे। ठीक है, जब आप प्रिपेयर करोगे मैं आपको बताती जाऊंगी। बट डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का रोल डाउन साइज हो रहा है, हम पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मौका दे रहे हैं, तो वो सारी केस स्टडीज आ जाती हैं डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट में। जैसे आपको दे देंगे कि एयर इंडिया सरकार से खरीद के टाटाज ने खरीद लिया। डिसइन्वेस्टमेंट का बात होती है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है जब सरकार अपनी कोई असेट, अपना कुछ बेचती है और पैसे लेती है और प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, तो हम उसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कि किसी को भी बेचा आपने, बेच दिया, यानी अपना रोल कम करा, गवर्नमेंट का अपना रोल डाउन साइज हुआ। Then you have last unit, balance of payment। again आप देखोगे foreign exchange rate, fixed and flexible, merit demerit, determination through demand and supply, graph based question आ जाते हैं, determination करने के लिए आ जाता है। balance of payment account, meaning and component, बहुत question आते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे recent brief analysis about recent exchange issues, ये भी आपको NCERT में नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग, की ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो अप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट चेकिंग ही करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चैप्टर का तो आप रीसेंट इश्यूज कर लोगे, लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं। सो ये आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, विच आई थॉट कि आपको काफी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज मेरे को फील हो रहे थे कि आप लोगों को आ रहे हैं, विच इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि क्या चीजें हैं जो NCERT में नहीं है, क्या चीजें हैं जो बाकी आपको NCERT से ही करनी है। These are all the important things that are meant to be done. Now coming back to the question again, yes, the syllabus can be changed any moment. ये NTA की डिस्क्रिप्शन पर होता है। I agree कि NTA को टाइम पे अनाउंस करना चाहिए, कोई भी चेंज है लास्ट मिनट नहीं करना चाहिए, जैसे इस साल उन्होंने बिल्कुल लास्ट मिनट किया था एंड बच्चों को बहुत प्रेशर हो गया था। One should not do it, लेकिन at the end अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो we have to be ready for any circumstances and we are ready. So if you are with me, preparing with me, मेरे स्टूडेंट्स को इस साल इतना कुछ होने के बाद भी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गई, लास्ट मिनट 1 मार्च को चेंज हो गया, कोई भी नहीं करा रहा था कहीं पे कि माइक्रो हो रही हो, सब इंडियन इकोनॉमिक की बुक निकाल के बैठे थे, कोई आपको क्वेश्चंस नहीं थे आज तक प्रीवियस ईयर में कभी भी। यूनिट 3 यूनिट 4 पहले पहले क्या होता था आपका, जो ये CUET का सिलेबस आपने देखा, पहले भी यूनिट 1 और यूनिट 2 माइक्रो का आता था, तो इसके क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के आपको बताने के लिए। पर यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 बिल्कुल न्यू इंट्रोडक्शन था इस साल, लेकिन टचवुड इन अ गुड वे। आप मेरे टॉपिक्स के बाद जाके एंड में लाइव सेक्शन में मैंने टॉपिक कराया, उसके एंड में मैं 20 क्वेश्चन कराती हूँ, आप जाके देखेंगे, या आप लाइव सेक्शन में और क्वेश्चन देखेंगे, आप स्टूडेंट का फीडबैक देखेंगे, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचे इस ईयर। थैंकफुली इस साल 40+ स्टूडेंट्स मेरे SRCC पहुंचे हैं एंड 200+ स्टूडेंट्स मेरे नॉर्थ कैंपस DU में पहुंचे
पहुंचे हैं बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज में. सो इतने चेंजेस आने के बाद भी अगर रिजल्ट इतने अच्छे आ सकते हैं तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि वी विल डू एवरीथिंग इवन इफ समथिंग चेंजेस. अगर कल को स्टैट्स भी आ गया ना, समथिंग और द अदर चेंजेस, वी विल डू इट इफ यू आर विद मी, इफ यू आर विलिंग टू ट्रस्ट मी एंड डू एज आई से. सिंपल. मतलब कभी कभी जो मैं बोल रही हूँ आपको लगेगा मैम कम बोल रही है, मुझे और करना है. नहीं, आपको कम ही करना है. लेकिन जब मैम बोल रही है आपको ज्यादा करना है तो आपको ज्यादा भी करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. मुझे पता है, एज यू नो, जस्ट वन क्विक टिप. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आप कितना ही गूगल कर लो कि मेडिसिन कौन सी भी लेनी है, आप सब यू गो विद एन एंटायर अंडरस्टैंडिंग टू अ डॉक्टर कि मुझे सब पता है. फिर भी जो डॉक्टर दवाई देता है आप वही लेते हो. आप जो गूगल करके आए थे अपनी नॉलेज लेके, आप वो नहीं लेते, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर बना है अगर उसको पता है कुछ चीजों का जो आपको नहीं पता. सेम गोज विद अ टीचर. अगर मैं आपको कुछ करा रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पे, यू विल हैव टू शो योर फेथ एंड ट्रस्ट इन मी. ओनली देन यू ऑल्सो वुड बी वन ऑफ द टॉप रिजल्ट होल्डर जो इस बार हुआ है इस ईयर. सो आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स. अगर कोई भी यहाँ तक देख रहा है, थैंक यू सो मच गाइज. I truly, truly, I just, I would say that, I admire and I have so much of love in my heart for each and every one of you. You don't even know, and all of them also love me back a lot. So thank you so much. Amazing results we have got this year. My smile and my expressions can say everything. And same I would want for you all जो अब तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए, उनके लिए भी हमारा यही टारगेट है, यही एम है, और हम इसी के टूवर्ड्स चल रहे हैं. ठीक है. अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि मैम मैं क्लास 11th में हूँ, क्या मैं तैयारी अभी से शुरू करूँ? हाँ बिल्कुल करो. अच्छा है, तुम्हें जल्दी पता लग गया है. जो सीबीएसई क्लास 11th में है, जो सीबीएसई क्लास 11th में है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से करें. एंड अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वो स्कूल के लिए कर रहे हैं उसके साथ साथ वो मेरी वीडियोस देख लें तो उनका सीयूईटी की तैयारी हो जाएगी. जो आईएससी क्लास 11th में है वो अभी कुछ ना करें, वो बस इंग्लिश की तैयारी शुरू कर सकते हैं अपना कोई रेफरेंस बुक या कुछ लेके. लेकिन इको के लिए आपके स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है अभी आप वही पढ़ो. अभी आप मेरे पास आना क्लास 12th में. आईएससी वाले बच्चे, सीबीएसई वाले बच्चे माइक्रो स्टार्ट कर दें. ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑलरेडी आपकी चल रही है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल स्टार्ट विद, बिकॉज लॉट मेनी 11th क्लास स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस नाउ एंड विच इज व्हाट मेक्स मी रियली हैप्पी. ओके, क्लास 12th उल्टा है यहाँ. क्लास 12th के बच्चे जिन्हें लग रहा है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई वुड नॉट नेम हिम, yesterday only I had a huge long discussion with him where I told him he's an ISC student class 12th and he said कि मैम अभी ये कर लूं, गैप्स होंगे तो सीयूईटी कर लूंगा, अदरवाइज बाद में भी देख लेंगे. I just have one thing to say on this which I told him and now which I will address right now. आप उस एग्जाम के लिए इतनी तैयारी कर रहे हो एक साल तक, अगर जो आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है, तो आपका वो एग्जाम जो आपके आगे आने वाले 3 years या उससे भी ज्यादा डिसाइड करेगा, आपका करियर डिसाइड करेगा, आपका कोर्स डिसाइड करेगा. एंड अगर आपको एसआरसीसी या टॉप कॉलेज मिल गया तो इतने सारे और पर्क्स के साथ आता है कि आपको लाइफ आपकी सॉर्ट कर देगा. तो आप उस एग्जाम के लिए कैसे सिर्फ 2 month सोच सकते हो कि मैं करूंगा, या कैसे उसे टाइम नहीं दे सकते? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये दोनों एक ही चीज है. मैं ये कह ही नहीं रही कि आप अपने बोर्ड्स पे फोकस मत करो. आई नेवर से दैट. आई ओनली से दैट दोनों सेम टाइप की चीजें हैं. आप इन दोनों को कंबाइंड समझो, इन दोनों को एक ही टीम समझो, इन दोनों को अलग टीम में मत समझो कि एक टीम में जा रहा हो तो दूसरी में नहीं जा सकता. दे आर वन टीम एंड यू हैव टू मेक टाइम. एंड गाइस सी, वेरी ऑनेस्टली, आप सोचते हो मैं ये कैसे करूं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. जब आपको एसआरसीसी या कुछ ऐसा खजाना चाहिए होता है ना जो आपकी लाइफ बनाने वाला है, मतलब आप अगर बीकॉम ऑनर्स इको ऑनर्स करने निकले हो वहां से, 3 साल छोड़ो, आपकी पूरी लाइफ बनने वाली है उस ब्रांड को लगा के. आप बस अपने लिंक्डइन पे लगाओगे, कहीं पे ब्रांड लगाओगे, यू विल हैव लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो एट द सेम टाइम. एंड नॉट ओनली एसआरसीसी, एनी टॉप कॉलेज ऑफ ड्यू और एनी गुड कॉलेज वेर यू आर. एंड आप खुद भी स्किल बेस्ड लर्निंग करोगे. खाली कॉलेज आपको हेल्प नहीं करेगा, बट आपको जो एनवायरमेंट मिलेगा दैट विल बी समथिंग दैट यू विल चेरिश फॉर लाइफ. सो आई वुड से उसके लिए सैक्रिफाइसेस लगेंगे. सबसे पहला सैक्रिफाइस लगेगा अभी क्लास 12th में अगर आप हो, जो भी आप कर रहे हो, यू विल हैव टू एनी हाउ टेक आउट टाइम फॉर सीयूईटी. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. देयर इज नो नेगोशिएशन ऑन दैट. यू हैव टू टेक टाइम. आई हैव शोन यू द सिलेबस. ऑल्सो द नेक्स्ट वीडियो
I'm planning a series, a CUET chit chat series. This is one of the episodes of that series. So हर CUET chit chat series में या हर live series में I'll be there. I'll be telling you a real life story कि क्या हुआ है, या real life probably case studies आपके seniors की कि उन्होंने क्या गलती की थी, आपको क्या नहीं करनी, and how CUET में भी वो आपको help करेंगी. Like for example, इस series में जो अगली video आपको मिलने वाली है, that video is going to be on the type of MCQs asked in CUET. बिकॉज कई बच्चे मेरे पास आए हैं पिछले कुछ दिनों में एंड दे वर लाइक सीयूईटी क्या है, सीयूईटी एमसीक्यूज ही तो है. मजे की बात, एक बहुत फेमस स्कूल जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने सीयूईटी का एक मॉक पेपर भेजा है अपने स्टूडेंट्स को. आई हैव दैट मॉक पेपर एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको, मैं स्कूल नहीं बताऊंगी, स्टूडेंट नेम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको मॉक पेपर दिखाऊंगी कि अगर आप सोचते हो ये सीयूईटी का मॉक पेपर है. आई टोल्ड दैट स्टूडेंट, थैंकफुली ही वाज विद मी. आई टोल्ड दैट स्टूडेंट कि अगर आप ये करके जाओगे ना सोच के कि स्कूल ने सीयूईटी मॉक भेजा और ये तो मुझे आता है क्योंकि वो बहुत इजी है, इट्स प्लेन एमसीक्यूज. I said अगर आप ये करके जाओगे ना, यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन, मतलब anywhere, any of the top colleges in DU. Mark my words. And I was so harsh and blunt with him. Why? Because CUET के MCQs are not plain MCQs. बहुत सिंपल कि एक क्वेश्चन पूछा और 4 ऑप्शन दे दिए. नहीं भाई, इतना आसान नहीं है. कम से कम 8 से 10 थीम है, अलग 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 थीम्स पे क्वेश्चन आते हैं. वो सारे थीम डिस्कस करेंगे, उसके डेमो क्वेश्चंस दिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी. एंड उसके बाद इसी सीरीज में एक वीडियो भी लाऊंगी जब आपको एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कराऊंगी. सो आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड. जो भी यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं नीचे एक्साइटेड लिख दो, ताकि मुझे पता है कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं और मैं इस पे आपके लिए और मेहनत करके वीडियो बनाऊं. ऑल्सो आज की वीडियो में सो आपके लिए प्रैक्टिस वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो या, बट आई होप यू लाइक दिस वन. आई रियली वांटेड टू शो एवरीथिंग टू यू ऑल, जो जो इम्पोर्टेंट है. एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुई होगी. अगर जो भी आपने कुछ नया सीखा है आज की वीडियो से, या कुछ भी आपको नया पता लगा है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट. बिकॉज जितना आप कॉमेंट करते हो उतना मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेशन लाऊं. क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं भी नहीं लाऊंगी. इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, बट वो आप तक आए उसके लिए जरूरी है कि आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, और आपको कुछ एग्जिस्टिंग अच्छा लगा है तो वो भी एक्नॉलेज करना मत भूलिएगा. आई विल सी यू ऑल विद अनदर वन वेरी सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड बाय बाय.